Assalamu alaikum everyone. I hope you will be fine. बेटे आज हमारा सेकंड लेक्चर है हमारा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का। तो बेटा इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टडी करना है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो बेटे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में हमने ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से, ह्यूमन साइड से डिफरेंट बिहेवियर जो हैं उनको स्टडी करना है। एंड देन ह्यूमंस के बिहेवियर को हम किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, इन सब चीज़ों को हम अपने सिस्टम्स में किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सारा हम स्टडी करेंगे। एंड देन हम सिस्टम्स और ह्यूमन, ये दो इम्पॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं हमारे पास। इन दोनों एंटिटीज़ को हम किस तरह से जो है वो एक इफ़ेक्टिव वे से, स्मूथली और कंसिस्टेंट वे से जो है इंटरेक्ट करवाएं, ये हमने जो है वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में पढ़ना है। ठीक है। तो बेटे बेसिकली यहाँ पर जो है वो इनपुट आउटपुट चैनल जो है ना वो बड़ा उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इनपुट आउटपुट चैनल बेटा किस तरह से कि लाइक आपकी जो दो इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ हैं, लाइक आपका ह्यूमन है और एक आपकी मशीन है। अब ह्यूमन आपका क्या करता है, कोई भी ह्यूमन साइड से इनपुट जाती है सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम उसको इंटरप्रेट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है एंड देन वो आउटपुट जनरेट करके ह्यूमन को दे देता है। अब बेटा जो ह्यूमन की तरफ ह्यूमन की तरफ मैसेज आया है सिस्टम की तरफ से, बेटा वो ह्यूमन के लिए इनपुट बन जाएगा एंड देन ह्यूमन उस इनपुट पे जो है वो कोई भी प्रोसेसिंग करेगा एंड देन अगेन जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जो यूज़र की आउटपुट है वो सिस्टम के लिए इनपुट बन जाएगी। इस तरह से हमारा ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा और इसमें ह्यूमन जो है वो कंप्यूटर के साथ एक इफ़ेक्टिव वे से, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में और एक प्रॉपर वे से जो है वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। बेटे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में जो है वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की एवोल्यूशन का मकसद ही यही था कि हम ऐसे सिस्टम डेवलप करें जो कि एक नेचुरल, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दें यूज़र्स को, ठीक है, ताकि यूज़र उसको इजीली अंडरस्टैंड करे, इजीली जो है उसको परसीव करें और उसको इजीली रिकॉल कर सके। ठीक है, दैट्स वाई ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को हम समटाइम जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड भी कहते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा इसका जो HCI है वो डिफरेंट फील्ड में जो है वो काम कर रही है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लाइक आपकी साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइंस है एंड देन सब मोर इम्पोर्टेंट जो आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है एंड देन आपके पास कुछ एर्गोनॉमिक्स आ जाते हैं जो कि बड़ा इफ़ेक्ट करते हैं HCI पर। एंड देन हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड देन हमारे पास कुछ जो है वो बिज़नेस रूल्स हैं, कुछ बिज़नेस है जिस पे हमारा HCI जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बेटे यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लाइक इंफॉर्मेशन इनपुट आउटपुट में विजुअल आ जाती है, ऑडिटरी आ जाती है, हैप्टिक एंड मूवमेंट। लाइक इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास हमारी जो साइट है वो क्या इफ़ेक्ट करती है एंड देन हम किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है एंड देन उसको किस तरह से रिकॉल किया जाता है, किस तरह से स्टोर किया जाता है मेमोरी में। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास जो मेमोरी है वो 3 टाइप्स की मेमोरी आ जाती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, फर्दर अपकमिंग स्लाइड्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन इंफॉर्मेशन प्रोसीड्स एंड अप्लाइड आ जाता है कि ह्यूमन जो है वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करता है, उसकी रीजनिंग क्या है एंड देन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करता है, कौन सा सॉल्यूशन जो है वो उसके नज़दीक बहुत इफ़ेक्टिव है एंड देन ह्यूमंस की स्किल्स हैं कि वो किस तरह से एरर्स को डिटेक्ट करते हैं। एंड देन कुछ हमारे पास इमोशंस आ जाती हैं, इमोशंस में फ्लक्चुएशन आ जाते हैं, लाइक यहाँ पर जो इमोशन इन्फ्लुएंस का वर्ड यूज़ किया हुआ है बेटे वो इसलिए यूज़ किया हुआ है कि आपकी जो इमोशंस हैं वो लाइक डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट यूज़र्स की, डिफरेंट पर्सनस की जो है वो डिफरेंट इमोशंस हो सकती हैं। ठीक है,
इमोशंस चेंज हो सकती हैं, इमोशंस हैप्पी हैं, एंग्री हैं, सैड हैं, लाइक इस तरह से डिफरेंट जो हैं वो मोड हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेटा हमने इसमें पढ़नी है। और यहाँ पर बेटे जो हमारे पास विज़न है, विज़न हमारे 2 इम्पोर्टेंट स्टेजेस पर है वो कंसिस्ट है। अब 2 इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं वो आपके पास स्लाइड्स में लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है फिज़िकल रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। तो बेटे ये जो फैक्टर है ये हमारा ह्यूमन जो है आई उस पर इफ़ेक्ट करता है, लाइक फिज़िकल रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टिमुलाई क्या होता है। तो बेटे स्टिमुलाई जो है वो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको लाइक मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ, तो जो जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ वो मेरा क्या है, स्टिमुलाई। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, इंटरप्रिटेशन होती है ऑफ स्टिमुलाई। कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को देखा एंड देन मैंने उस पर कुछ प्रोसेसिंग की, यानी कि प्रोसेसिंग करने का मतलब ये है कि मेरे माइंड में जो है वो कुछ प्रोसेसिंग हुई एंड देन मैंने उस ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट किया या मैंने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है तो मज़ीद उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की या उसके पास जाने की या उसको मज़ीद छूने की कोशिश की। लाइक इस तरह से जो डिफरेंट प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन जो है वो ह्यूमन साइड से अकर होते हैं। ठीक है, अब बेटा हमारा यहाँ पर मकसद ये है कि हमने ह्यूमंस की जो डिफरेंट सेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ना है, डिफरेंट ह्यूमंस के बिहेवियर हैं उनको स्टडी करना है। उसके साथ साथ उन सब चीज़ों को हमने एक सिस्टम के साथ जब इंटरेक्ट करवाना है देन हम किस तरह से इंटरेक्ट करवा सकते हैं और HCI का ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का क्या रोल है इन सब बिहेवियर्स को, इन सब ह्यूमन सेंसेस को अंडरस्टैंड करने का एंड देन इसको कन्वर्ट करने का, ह्यूमन सिस्टम में कन्वर्ट करने का क्या रोल है, क्या किस तरह से ये सारी चीज़ें जो वो सिस्टम के साथ एक इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें जो वो हमने पढ़नी है। तो बेटे सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाता है साइट, द आई, फिज़िकल रिसेप्शन। ऑब्वियसली आइज़ जो है वो हमारा फिज़िकल रिसेप्शन है, आइज़ की मदद से हम देखते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। अब बेटे यहाँ पर जो है वो हमारी मैकेनिज़्म फॉर रिसीविंग लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है देन ही हम उसको देख सकते हैं एंड देन ही ह्यूमन आई उसको जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन की मदद से लाइट रिफ्लेक्शन से हम ऑब्जेक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारी आई का रेटिना है बेटे, जो हमारे आई का बिहेवियर होता है वो इमेज को जो है वो अपसाइड डाउन जो है क्रिएट करता है एंड देन हमारा जो माइंड है उस पर प्रोसेसिंग करता है, उस पर इंटरप्रिटेशन अप्लाई होती है हमारे माइंड में, जो कि अल्लाह ताला ने एक नेचुरली चीज़ हमारे माइंड में रखी हुई है एंड देन वो इमेज जो है वो हमें एग्जैक्ट पोजीशन में नज़र आता है। बेटे ह्यूमन आई में कुछ रेटिनास होते हैं, रूल्स होते हैं जो कि लो लाइट जिनका जो है लो लाइट विजन को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास कुछ कोन्स आ जाते हैं। तो बेटा कोन्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। ठीक है, कोन्स जो हैं वो लाइक अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो देखते ही आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। लाइक गर्ल्स हैं तो गर्ल्स जो हैं वो रेड कलर को बड़ा जो है वो परसीव कर लेती हैं कि ये शेड इस तरह का, ये शेड इस तरह का। तो लाइक ये कलर्स कोन्स की मदद से होता है जो कि हमारी आइज़ में है। कोन्स की मदद से हम अपने डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन बेटा हमारे पास जो है गैंग्लिया सेल्स आते हैं। गैंग्लिया सेल बेटे हमारे माइंड में होते हैं जो कि पैटर्न को डिटेक्ट करते हैं और हमारी मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक कोई भी पैटर्न है जो आपने पहले देखा हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चर है एंड देन उसको फ़ौरन से देखते ही आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक करती है, तो वो बेटा गैंग्लिया सेल की मदद से हो रही होती है। बेटे यहाँ पर अगर कोई ऐसा इंसान है कि जो लाइक कलर ब्लाइंड है, तो बेटे कलर ब्लाइंड ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। ठीक है,
तो देन कलर्स में जब डिफरेंस नहीं कर सकता तो उसकी वजह क्या होती है कि आपके जो कॉन्स हैं वो डैमेज हुए हुए होते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि एक इंसान कलर्स को डिटेक्ट करता है लेकिन स्पेसिफिकली ब्लू कलर को, रेड कलर को या ग्रीन कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो बेटे यहाँ पर क्या इसमें जो है वो डिफ़िकल्टी होती है, क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जो आइज़ का कॉन्स हैं लाइट ब्लू, तो आपकी जो ब्लू कॉन्स है वो डैमेज हुई हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इंटरप्रेटिंग सिग्नल्स में हमारे पास साइज़ एंड डेप्थ आ जाती है, जिसमें लाइक अगर आप इसको इजी वर्डिंग में बहुत आसान इसको समझना चाहे कि आपका अगर आप इसको साइज़ एंड डेप्थ को ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के व्यू से देखते हैं तो बेटे यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन आई को। ठीक है, अगर आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो छोटा है, जिसको ह्यूमन आई जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें जो है वो हमारी आई को इफ़ेक्ट करती हैं। दैट्स वाई इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे डिफरेंट साइज़ और स्टाइल के जो है वो स्टैंडर्ड बन गए हैं, आपकी फॉर्मेटिंग के डिफरेंट स्टैंडर्ड बन गए हैं, ताकि ह्यूमन उसको अपनी वैसे तो नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज़ को फॉलो किया जाता है, लेकिन इसके अलावा जो है वो कस्टमाइज भी है कि यूज़र अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग भी उनको जो है वो सेट कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर हमने ये देखना होता है कि आँखों में सिग्नल्स को कैसे आँखें जो हैं वो सिग्नल्स को कैसे देखती हैं। लाइक जो सिग्नल्स यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, लाइक वो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, एंड देन हम उसको किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। विजुअल एंगल से अंदाज़ा लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं एक आपके लिए एग्जांपल कोट कर दूँ कि लाइक जब मैच हो रहा होता है, क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, तो लाइक जब आपने बॉल को कैच करना है तो वो लाइक दूर से बॉल जो वो बड़ी स्मॉल छोटी सी नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही उसका जो है वो डिस्टेंस कम होता तो आप तक पहुँचती है तो आपको एग्जैक्ट शेप में जो है वो बॉल नज़र आ जाती है। अब यहाँ पर बेटा कुछ विजुअल एक्टिविटी इज़ एबिलिटी टू परसीव डिटेल। लाइक यहाँ पर जो है कुछ फेमिलियर ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक बॉल की अगर आप एग्जांपल ले लो तो बॉल जो है वो आपने ऑलरेडी देखी हुई होती है, उसका फॉर्मेट आपके पास होता है, तो आप उसका साइज़ जो है वो परसीव कर लेते हैं कि जब ये आप तक पहुंचेगी तो ये जो है आप इतनी जो है आसानी से कैच कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इस तरह की जो परसीविंग है वो ह्यूमन आई में ऑलरेडी होती है, और इन्हीं जो ह्यूमन आई का बिहेवियर होता है साइज़ एंड डेप्थ से रिलेटेड, उसको फोकस करते हुए ह्यूमन जो है हमारे ह्यूमन सिस्टम में जो है वो डिफरेंट चेंजेस लेके आया है, और चेंजेस लाने का मकसद ये है कि हमारा ह्यूमन जो है वो इजीली इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, एंड इन सब चीज़ों को जो है वो लाइक अगर ये ह्यूमन बिहेवियर इफ़ेक्टिव जो ह्यूमन बिहेवियर है, कंफर्टेबल जोन है, उन सब चीज़ों को जब हम इधर अपनी सिस्टम में लेके आते हैं तो बेटा ये ह्यूमन को जो है वो एक कंफर्टेबल नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि ह्यूमन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करे, दैन ह्यूमंस की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। लाइक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो वो कोई भी यूज़र जो है वो तभी ज़्यादा टाइम के लिए काम कर सकता है जब कि उसको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल रहा हो। लाइक अगर आपकी ब्राइटनेस की बात करते हैं या कलरिंग की बात करते हैं, तो अगर आपके कंट्रास्ट अच्छे नहीं है, ब्राइटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा लो है जो कि ह्यूमन आई के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो देन ह्यूमन जो है वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठ के काम नहीं कर सकता। अब बेटे यहाँ पर सब्जेक्टिव रिएक्शन टू लेवल ऑफ लाइट, ऑब्वियसली ह्यूमंस आई जो हैं उसके लाइट को जो है लाइट पे डिफरेंट जो है वो डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस होते हैं। लाइक अगर आप लाइट की बात करते हैं कि आपकी इल्यूमिनेशन जो है लुमिनेंस बहुत ज़्यादा हाई है, आपकी रोशनी बहुत ज़्यादा है, तो आपकी आइज़ का जो बिहेवियर है वो श्रिंक हो जाता है, लाइक आपकी आइज़ जो है वो छोटी हो जाती हैं।
ठीक है। तो ये श्रिंकिंग जो है ये क्या है, ह्यूमन आई का बिहेवियर है जो कि ब्राइटनेस की वजह से, रोशनी की वजह से, रोशनी के इफ़ेक्ट की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास इफ़ेक्टेड बाय लुमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली बेटा अगर आप इसको एक बहुत ही आसान वे से अंडरस्टैंड करना चाहें तो लाइक हमारे पास बचपन में भी हम खेलते रहे हैं, लाइक मिरर से हम जो है वो उसका सनलाइट का या किसी और लाइट का जो एक रोशनी होती है वो किसी दूसरे फ्रेंड्स पे डालने की कोशिश करते हैं, तो वो फ़ौरन से क्या होता है कि वो आइज़ को क्लोज़ कर लेता है। ठीक है। तो ये क्या है, लुमिनेंस इसका इफ़ेक्ट है। जब ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वो लाइट जो है वो बहुत चुभने वाली और तेज़ होती है, और उसका जो है इफ़ेक्ट जब होता है तो ह्यूमन आई का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। ठीक है। विजुअल एक्विटी इंक्रीज एंड विद लुमिनेंस एज डज फ्लिकर। तो बेटे यहाँ पर जो है हम बात करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स की। तो बेटा दो ऑब्जेक्ट्स वो हमारे पास कौन से हैं, आई के बिहेवियर से रिलेटेड हमारे पास विजुअल एंगल एंड विजुअल एक्विटी। ठीक है बेटे। विजुअल एंगल जो है वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि लाइक आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आपकी आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम कहते हैं कि हमारा विजुअल एंगल है। एंड देन विजुअल एक्विटी हमारे पास आ जाती है। तो बेटा विजुअल एक्विटी किसी भी ऐसे समझ लें कि विजुअल एक्विटी में हमारे पास दो जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम डिफरेंट डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं। ठीक है। लाइक आपने 5 मीटर दूर या लाइक इस तरह से आपने जो है वो दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम रखा हुआ है, लेकिन दोनों का जो साइज़ है वो चेंज है। देन क्या होगा बेटे कि जो हमारी विजुअल एक्विटी होगी, जो हमारा एंगल बनेगा वो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए बड़ा हो जाएगा और छोटे ऑब्जेक्ट के लिए छोटा बन जाएगा। तो यहाँ पर बेटे नेक्स्ट वन जो हमारे पास इसी सिचुएशन में हम एक और जो है वो कंडीशन लगा देते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो हम लाइक दो ऑब्जेक्ट हैं और उनमें डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग कर देते हैं। देन हमारे पास जो एंगल वो भी इफ़ेक्ट करता है, हमारा एंगल भी चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। एंड देन जो है हमारे पास कलरिंग स्कीम आ जाती है। कलरिंग में बेटा जो है वो डिफरेंट इंटेंसिटी सिचुएशन जो है वो एक तो अल्लाह ताला की तरफ से ह्यूमन आई में जो है ये सारी चीज़ें सेट हुई हुई होती हैं और सिस्टम में जो है वो उन चीज़ों को परसीव करने के बाद एक कंफर्टेबल जोन दिया जाता है ह्यूमंस को अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंसिटी सिचुएशन एंड ह्यू। अच्छा बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ कलर ब्लाइंड्स आ जाते हैं जो कि कलर्स को, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि कलर्स को जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लाइक कलर ब्लाइंड हैं तो वो उनको कुछ टाइम के लिए नज़र नहीं आता, तो वो हमारे जो आइज़ के कोन्स होते हैं उनकी वजह से होता है क्योंकि कोन्स जो हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। अगर तो ह्यूमन के कोन्स जो हैं वो डैमेज हैं, दैट्स वाई लाइक ब्लू कलर है तो वो ब्लू कलर को वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता क्योंकि उस ह्यूमन आई का, उस इंसान की आँख का जो ब्लू कोन है वो डैमेज है। तो बेटे यहाँ पर मोस्टली जो है कलरिंग जो कलर ब्लाइंड की रेशो है वो मेल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। लाइक फीमेल में कलरिंग को आइडेंटिफाई करना, उनको जो है वो डिटेक्ट करना, वो उसकी एबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेंस। लाइक अगर एक ह्यूमन जो है लाइक वुमेन है, उसने अगर आपके पास 10 डिफरेंट शेडेड्स हैं सेम कलर के, लाइक ब्लू रेड कलर है और रेड कलर के डिफरेंट शेडेड है, ब्लू कलर है और ब्लू के डिफरेंट शेड्स हैं, तो फीमेल जो है इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है। कलर ब्लाइंडिंग जो है वो मेल्स में ज़्यादा होता है। दिस सिस्टम विजुअल सिस्टम कम्पिटेंस फॉर मूवमेंट चेंज इन प्रोमिनेंस। तो बेटे यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि विजुअल में जब हम देखने की जो एबिलिटी है बेटा उसमें लाइक
लाइक आपके पास देखने का जो ऑब्जेक्ट है, आप लाइक आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा है एंड देन उसको परसीव करते हैं आप, देन आप उसकी जो है वो लाइक जो परसीव करने की एबिलिटी है उसको आप विजुअल एक्विटी जो है वो कहते हैं। लेकिन ह्यूमन की जो विजुअल एक्विटी है वो उसको अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन सिस्टम में जो है वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाती है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो लाइट लेवल्स आ जाते हैं, लुमिनेंस आ जाती है एंड देन मूवमेंट आ जाती हैं। और बेटा ह्यूमन आई जो है वो इजीली जो है लाइक मूवमेंट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई की जो पोजीशन है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ लाइक कोई गाड़ी चल रही है या कोई और ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो ह्यूमन आई जो है वो उसके साथ मूव करती है एंड देन उसको फ़ौरन से परसीव करने के बाद डिटेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है डिफरेंट लेवल से डिफरेंट लेवल को जो है वो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर स्टडी किया जाता है और उसमें से एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो भी हमारा सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर हो और ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही जो है वो रिएक्ट करे। ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट एक सिस्टम में डिवेल्प किया जाए, ताकि सिस्टम के साथ ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सके। बेटे यहाँ तक किसी को कोई इशू है बेटे आप पूछ लें, आप मैसेज मुझे करें, मैं आपको कमेंट्स देख रही हूँ। कायनात एंड मरियम एंड देन हम अपनी फर्दर स्लाइड्स की तरफ मूव हों। जी बेटा ओके मरियम एंड कायनात, ओके बेटा ओके फाइन। चलें अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रीडिंग। तो बेटा रीडिंग में हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं। वो डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी हैं? लाइक विजुअल पैटर्न को परसीव करना। बेटे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लाइक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पैटर्न को जो है वो देखते हैं और देखते ही उसको परसीव कर लेते हैं कि लाइक आपके पास जैसे ये स्लाइड्स में देखते हैं कि आपके पास जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो देखते ही आप इसको परसीव कर लेते हैं कि ये इंग्लिश राइटिंग है। एंड देन जो भी आपके पास लिखा हुआ होता है, जो आपने परसीव किया है, उसको आप डिकोड कर देते हैं। डिकोड करने का मतलब ये है कि आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न जो है लाइक इंग्लिश पैटर्न है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो क्या उस इंग्लिश लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज है जो कि डिकोडिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। बेटे यहाँ पर कुछ हमारे पास सिंटैक्स आते हैं, सिमेंटिक्स आते हैं और लाइक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी मदद से हम फ़ौरन से जो है वो लिखे हुए को पैटर्न है या हमारे पास कुछ भी जो है लिखा हुआ है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। लाइक इंग्लिश राइटिंग लिखी हुई है एंड देन हम उसको डिकोड कर लेते हैं। लाइक बेटा जैसे आपके पास इंग्लिश है, इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं, कुछ आपके पास जो है वो कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स बने हुए होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं एंड देन आप उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर बेसिकली जो है ना वो अपने परसीव करने का मतलब ये है कि लाइक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आप उसको प्रॉपरली रीड नहीं करते लेकिन फिर भी आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं। लाइक आपने कोई वर्ड लिखा हुआ है नेशन या कोई वर्ड लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, तो लाइक अगर मे भी वो प्रॉपरली ना लिखा हुआ हो या उसमें जो है वो प्रॉपर स्पेलिंग यूज़ ना किए हुए हों, लेकिन ये फ़ौरन से देखते ही आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं कि ये चीज़ जो है ये हमने पहले पढ़ी हुई है या इस तरह की जो स्पेलिंग है वो इस वर्ड्स के हो सकते हैं। तो लाइक इस तरह से ह्यूमन जो है इसको डिटेक्ट कर लेता है। फिर जो नेक्स्ट वन हमारे पास पॉइंट आ जाता है रीडिंग इन्वॉल्व्स
स्केट्स एंड फिक्शंस। बेटे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारे आइज़ की जो है ना मूवमेंट आ जाती है। इसमें हमारी आइज़ की मूवमेंट बेटा कुछ इस तरह से आती है कि जब ह्यूमन रीड करना शुरू करता है, जब ह्यूमन ने रीड करना है तो बेटा ड्यूरिंग रीडिंग ह्यूमन आई की जो मूवमेंट है, ह्यूमन आई की जो पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, लाइक लेफ़्ट में आप किसी लाइक स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं तो आपकी आइज़ की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होती तो परसीव करना और उस वर्ड को पढ़ना जो है वो मुश्किल होता है। Sometimes like perceptions occur during fictions, word shapes is important to recognize and बेटा ये मैंने अभी जैसे आपके साथ डिस्कस किया है कि प्रॉपर वर्ड पढ़ने से पहले ही हम उसको परसीव कर लेते हैं, स्पेलिंग एग्जैक्ट ना भी हो तो हम उसको जो है वो रिकॉल बेस पे परसीव कर लेते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो ये ह्यूमन का जो है वो नेचुरल बिहेवियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटा नेगेटिव कंट्रास्ट इम्प्रूव रीडिंग फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन। तो बेटे ये पॉइंट जो है ना आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कंप्यूटर में हम नेगेटिव कंट्रास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर हमें ये अलाउ करता है कि आपने नेगेटिव कंट्रास्ट जो है ना वो यूज़ करना है। बेटा अब नेगेटिव कंट्रास्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? नेगेटिव कंट्रास्ट जो है वो बेटे ह्यूमंस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के बाद जस्टिफाई हुआ कि हम नेगेटिव कंट्रास्ट जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ह्यूमन जो है वो उसको ईज़िली जो है वो रीड कर सकेगा। जिस तरह से आप अपनी स्लाइड्स में देखें तो बेटे यहाँ पर जो आपकी स्लाइड्स में कम्बिनेशन यूज़ हुआ है लाइक वाइट एंड ब्लैक, बेटा ये नेगेटिव कंट्रास्ट है। हमारा कंप्यूटर जो है वो एक प्रोफेशनली नेगेटिव कंट्रास्ट को जो है वो अलाउ करता है, जो कि ह्यूमन के लिए रीडिंग ह्यूमन जो है वो रीडिंग कर सकता है एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे से। ठीक है, और ये जो हमारे पास नेगेटिव कंट्रास्ट है ये इम्प्रूवमेंट लाता है ह्यूमंस की रीडिंग में। ह्यूमन जो है वो बाय यूजिंग नेगेटिव कंट्रास्ट एक इफ़ेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट वे से जो है वो रीडिंग कर सकता है। क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ पर देखें कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट है और उस पर राइट अप जो है वो ब्लैक से हुआ है, तो बेटे ये नेगेटिव कंट्रास्ट है जो कि एक स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल इसको समझा जाता है कंट्रास्ट, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए ये डेवलप किया है। इसके बरक्स अगर आप देखें कि अगर हम लाइक ब्लैक जो है वो बैकग्राउंड कर दे और उस पर वाइट लिखा हुआ हो तो बेटे वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता, आइज़ को जो है वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता। या अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है और उस पर किसी और कलर से लिखा हो, ब्लू से, रेड से, येलो, ऑरेंज, लाइक इस तरह से कलरिंग यूज़ की हुई हो, तो वो चीज़ें जो है वो थोड़ा परसीव करने में मुश्किल होता है। वो आप ह्यूमन के लिए जो है ना वो रीडिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकता। ऑब्वियसली ह्यूमन रीड कर लेता है लेकिन उसमें लाइक जैसे हम कहते हैं कि एफिशिएंट वे से जो रीडिंग है वो नहीं होती। दैट्स वाई ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए रीडिंग में चेंजिंग लेके आए। अब बेटा यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, हेयरिंग सुनना हम कान की मदद से सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा फिज़िकल अपीयरेंस इसकी कुछ डिस्कस की हुई है, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। बेटा इसको डिस्कस करने की यहाँ पर हमें ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये एक बायोलॉजी की टर्म है, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपके लिए इतना है कि जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है एयर का उसमें हमारे पास 3 जो है वो लेयर्स होती हैं, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। अब बेटा हमारे पास जो हेयरिंग है, अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करें तो हेयरिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। अब बेटा हेयरिंग जो है ना बेटा सुनने की जो सलाहियत है, हेयरिंग की बेस पर जो है वो डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब बेटा डायरेक्शन सिम्ट को कहते हैं, यानी कि आपकी लेफ़्ट है, राइट है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा किस तरह से लगाया जाता है कि दूर से आवाज़ आ रही है, पास से आवाज़ आ रही है, आपकी लेफ़्ट साइड से आवाज़ आई है, आपकी डायरेक्शन भी शो करता है।
आपको किसी रूम से आवाज़ आई है या आपको घर के बाहर कोई ऐसी वॉइस क्रिएट हुई है जो कि आपने सुनी है, तो बेटे यहाँ पर ह्यूमन जो है वो ह्यूमन हेयरिंग जो है वो डिस्टेंस और डायरेक्शन पर भी इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है कि लाइक आवाज़ किस चीज़ की है। अगर शोर आ रहा है तो वो शोर किस चीज़ का है। बेटे यहाँ तक आपको अभी तक जो हमने पॉइंट पढ़े हैं वो समझ आ रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा। जी मरियम एंड कायनात बेटा आपको कोई ऐसी चीज़ यहाँ तक जो कि समझ नहीं आई तो बेटे आप उसको डिस्कस कर लें, कमेंट करें। मैं आपका मैसेज जो है वो रीड आउट कर रही हूँ साथ साथ। कोई डिफ़िकल्टी है तो आप उसको जो है वो डिस्कस कर लें। ओके कायनात क्लियर है आपका, मरियम ओके क्लियर है, ओके बेटा वेल डन। अच्छा बेटे नेक्स्ट हमारे पास परसीविंग जो है लाइक मूड आल्सो जज्ड बाय वॉइस। आप मूड को जो है वो ह्यूमन मूड जो है उसको भी आप जज कर सकते हैं वॉइस की बेस पे। लाइक आप जो है वॉइस आपने सुनी है एंड देन सुनते ही आपने डिटेक्ट किया कि भाई ये शख्स जो है जिसकी आपने आवाज़ सुनी है आपने उसके बारे में परसीव किया कि इसका मूड जो है वो सैड है या ये हैप्पी है या ये एंग्री है। लाइक इस तरह की जो इमोशंस हैं वो आप हेयरिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ बेटा कुछ हमारे पास साउंड्स आ जाते हैं जिसमें पिच साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैटर करती है एंड देन हमारे पास लाउडनेस में एम्पलीट्यूड आ जाता है एंड टेम्बर में हमारे पास टाइप्स और क्वालिटी आ जाती है। अब बेटे देखें कि हेयरिंग जो है ना जो ह्यूमन वॉइस जो है वो सुनता है एंड देन उसको परसीव करता है, इसमें डिफरेंट साउंड्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाती है, डिफरेंट जो है वो पिच आ जाती हैं। लाइक इरिटेट आप हो रहे हैं साउंड से, साउंड पिच की वजह से, या आपकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है। लाइक इस तरह के जो पिचेस हैं वो आ सकती हैं जो कि समटाइम ह्यूमंस के लिए कंफर्टेबल होती हैं और समटाइम ह्यूमंस को जो है वो समटाइम ह्यूमंस को वो चीज़ें जो है वो इरिटेट कर रही होती हैं। एंड देन हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाता है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो सकते हैं। एंड देन हमारे पास बेटा टेम्बर आ जाता है। टेम्बर में हमारे पास टाइप्स एंड क्वालिटी आती है। लाइक टोन जो है वो बहुत स्मूथ है या कुछ जो ह्यूमंस हैं वो लाइक म्यूज़िक जो है वो डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक लाइक करते हैं, कुछ जो है वो बड़ा स्मूथ और लाइटर टोन को पसंद करते हैं, कुछ लाउड और लाइक जो आजकल रॉक वगैरह होते हैं लाइक इस तरह से कुछ चीज़ों को जो है वो पसंद करते हैं। कुछ टोन्स हैं वो रिलैक्स आपको कर देती हैं, एनर्जाइज कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वो आपके साउंड की टाइप्स और क्वालिटी में आ जाती हैं। ठीक है बेटा नेक्स्ट वन जो है हमारे पास ह्यूमन फ्रीक्वेंसी आ जाती है। बेटा ह्यूमन जो है वो 20 हर्ट्ज़ टू 15 किलो हर्ट्ज़ तक जो है फ्रीक्वेंसी को बियर करता है। ठीक है, बियर करने का मतलब ये है कि 20 हर्ट्ज़ से अगर तो बिलो है आपकी फ्रीक्वेंसी तो ह्यूमन को डिटेक्ट करने में, वॉइस को सुनने में जो है वो मुश्किल पेश आएगी। और अगर आपकी 15 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई है तो देन ह्यूमन जो है उसको नहीं सुन सकता। एंड देन इतनी अगर इस थ्रेश होल्ड से अगर आपकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो जाती है देन ह्यूमन एयर जो है वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक हो गया बेटे, यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो हमने डिस्कस की। लाइक बेटा यहाँ पर आप इस तरह समझ लो कि आपने एक वैल्यू जो है वो सेट कर दी है, थ्रेश होल्ड दे दिया है कि ह्यूमन जो है वो इतनी वॉइस को इजीली सुन सकता है, इससे कम को भी नहीं सुन सकता और इससे ज़्यादा को भी नहीं सुन सकता। अगर आप इसको हेयरिंग को सिस्टम में ले आए बेटा तो यहाँ पर आप देखेंगे जब सिस्टम जो है वो डिफरेंट
लाइक डिफरेंट सिस्टम्स में, डिफरेंट एप्लीकेशन में जो है वो वॉल्यूम लाइक आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ जो है वो आप देख रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आपने जो है वो यहाँ बाई अटेंशनली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कर दिया है। तो जैसे ही आपका वॉल्यूम जो है वो एक थ्रेश होल्ड से अप होता है, आपके पास एक पॉपअप मैसेज आ जाता है कि आपकी जो थ्रेश होल्ड की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर गई है, जो कि ह्यूमन आई को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो मोस्टली अब मोबाइल्स में जो है ये थ्रेश होल्ड सेट किया हुआ होता है। आपके बहुत सारे सिस्टम्स हैं आपका, लाइक वहाँ पर भी आप जो है वो अपना ह्यूमंस की जो हेयरिंग कैपेबिलिटी है उसको देखते हुए, उसकी बिहेवियर को जज करते हुए जो है उसमें अमेंडमेंट की गई है ताकि ह्यूमन जो है इजीली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। जी बेटे यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ तक समझ नहीं आई? कायनात एंड मरियम आप बेटा पूछ सकते हैं। जी बेटा यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट। ओके बेटा, आप दोनों को क्लियर है। ऑडिटरी सिस्टम फिल्टर साउंड। बेटा अब यहाँ पर क्या होता है कि लाइक आप किसी पार्टी में हैं, किसी गैदरिंग में हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस है या आपके पास बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, बैकग्राउंड नॉइस है, तो आप इस इन्वायरमेंट में लाइक गैदरिंग में जहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो वहाँ पर आपको किसी ने आवाज़ दी है, आपका नाम प्रोनाउंस किया है, तो आप फ़ौरन से जो है आपका जो है माइंड उस चीज़ को फ़िल्टर करने की कोशिश करता है कि किसी ने आपको जो है बुलाया है, आपका नाम लिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसी तरह किसी गैदरिंग में और किसी और की बात को जो है वो सुनना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आपकी ऑडिटरी सिस्टम जो है वो साउंड्स को फ़िल्टर करती है कि जो बाकी वॉइसेस हैं उन पे फोकस होने के बजाय जिस आप बात को फोकस कर रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं साउंड, आप उसको इजीली सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ह्यूमन बिहेवियर है। और बेटा इसको डिफरेंट जो हमने पढ़े, जिस तरह हमने पढ़ा कि ब्राइटनेस है, तो बेटा यहाँ पर मोबाइल्स में ब्राइटनेस जो है वो अगर आप इसको देखें ह्यूमंस कंप्यूटर इंटरेक्शन के पर्सपेक्टिव से, तो ब्राइटनेस जो है वो ऑटो होती है। लाइक अगर आप रोशनी में जाते हैं तो आपको उसमें मोबाइल में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, स्क्रीन जो है वो ब्लैक नज़र आ रही होती है, तो आप ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की मदद से HCI का जब रोल आया मोबाइल्स में, तो यहाँ पर ब्राइटनेस ऑटो कर दी गई। ब्राइटनेस ऑटो करने का मतलब है कि जैसे ही आप रोशनी में जाएंगे आपके मोबाइल की ब्राइटनेस खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे ही आप किसी डार्कर पॉइंट पे आएंगे तो आपका जो मोबाइल है वो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस जो है वो लो कर देगा। ठीक है, ह्यूमन जो है ह्यूमन के जो आइज़ का बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करते हुए ये हम सिस्टम में HCI के जो रोल है वो हम रीड आउट कर रहे हैं। एंड देन बेटा हेयरिंग है। हेयरिंग में वॉल्यूम के लिए थ्रेश होल्ड है, आपके पास पॉपअप मैसेज आ जाता है एंड कि आपने जो है वो आपकी जो सुनने की सलाहियत है उससे वॉल्यूम हाई हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ बेटा हमारे पास टचिंग आ जाता है। टच में बेटा ये ह्यूमंस के जो है वो डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, स्किन के अंदर से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो हीट एंड कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं। लाइक आपके जो थर्मो डिटेक्टर है वो मोस्टली ह्यूमन में हेड और फुट में होते हैं। लाइक आपको अगर सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है तो मोस्टली ये कहा जाता है कि अपने पाँव, हाथ और सर को कवर कर लेंगे। तीन जो है वो हमारे इन पार्ट्स में जो है मेजर थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हीट एंड कोल्ड को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद नॉइज़ी रिसेप्टर्स आ जाते हैं बेटा जो कि पेन को डिटेक्ट करते हैं एंड देन प्रेशर। ये हमारे पास डिफरेंट ह्यूमंस के ऑब्जेक्ट के स्टिमुलस के जो है वो रिसेप्टर्स हैं जो कि ह्यूमंस इन चीज़ों को जो है वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है। लाइक हीट एंड कोल्ड है, पेन है, प्रेशर है, तो लाइक इन सब चीज़ों को इजीली डिटेक्ट कर सकता है।
एंड ह्यूमन जो है वो इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करता है और प्रॉपर फीडबैक भी देता है। लाइक आपने किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगा लिया जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो फ़ौरन से जो है वो हमारा जो है वो हम हाथ जो है वो पीछे कर लेते हैं। तो ये क्या है कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो फ़ौरन से सिग्नलिंग करते हैं हमारे माइंड को कि ये चीज़ हॉट है और आपने इससे हाथ पीछे करना है। इसी तरह अगर हमें कोई पेन हो रही है एंड देन हम उन चीज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे टच की जो है वो कैपेबिलिटी होती है। और बेटा टचिंग जो है इसको अगर हम देखें सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव से, तो बेटा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बॉडी का पार्ट है वो फिंगर्स हैं, जिनकी मदद से हम सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बेटा फिंगर्स के लिए लाइक आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, लाइक कीबोर्ड पे टच करते हैं, माउस यूज़ करते हैं एंड लाइक इनका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि ह्यूमन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके। लाइक अगर आप फ्यू ईयर पास जाके देखते हैं तो आपके पास जो कीबोर्ड्स थे वो बटन जो है वो बड़े थोड़ा उनका स्ट्रक्चर जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं था एंड देन बटन्स को प्रेस करते हुए आपके जो है वो आपकी जो फिंगर्स हैं उन पे वो आपने फिंगर्स की मदद से बटन को प्रेस करते हैं एंड देन आप फिंगर्स पर प्रेशर पुट करते हैं, देन भी आप उसको लाइक ज़ोर से बटन प्रेस करना आप इसको कह सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को ओवरकम किया है, इन चीज़ों में कमी आई है। तो जहाँ पर हम बटन्स का यूज़ करते थे इन बटन्स को कम किया है और अब हमारे पास टचिंग सिस्टम आ गया है, टच स्क्रीन्स आ गई हैं। जस्ट आप वन क्लिक करते हो, जस्ट आपकी फिंगर्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब बेटे यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ HCI के डिसिप्लिन्स हैं। अब ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं जिनकी बेस पर हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड भी कहते हैं। अब उसमें बेटा हमारे पास साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस है। इन दोनों में बेटा हम क्या करते हैं, ह्यूमन माइंड को जो है वो रीड आउट करते हैं। ह्यूमन माइंड जो है उसमें जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है किस तरह से कंफर्टेबल है, किस तरह से सेटिस्फाई है। ठीक है, कॉग्निटिव साइंस एंड जो हमारे पास कॉग्निटिव साइंस एंड साइकोलॉजी, ये दोनों जो है ये हमारे पास बायोलॉजी की टर्म है जिसमें हम ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं कि ह्यूमन माइंड की फंक्शनलिटी क्या है, बिहेवियर क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, रीजनिंग स्किल्स क्या हैं और अकॉर्डिंग टू ह्यूमन ब्रेन अपने प्रोडक्ट में वेरिएशन लेके आते हैं। और ये सब वेरिएशन लाने का पर्पज़ ये है कि हमारी जो इंट्रैक्शन है वो ईजी और इफ़ेक्टिव हो जाए। एंड देन बेटा हमारे पास आर्गोनॉमिक्स आ जाते हैं। आर्गोनॉमिक्स में हमारे पास हमारा इन्वायरमेंट आ जाता है। ठीक है, लाइक जिस तरह से आप सिस्टम के सामने बैठ के काम करते हैं, आपकी चेयर कंफर्टेबल नहीं है, आपके रूम का टेम्परेचर कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इफ़ेक्टिव वे से प्रोडक्टिव आप नहीं हो सकते। लाइक अगर आपकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं है, इन्वायरमेंटल चीज़ें जो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं वो सारी बेटा आपकी आर्गोनॉमिक में आ जाती हैं। देन आपके पास सोशियोलॉजी आ जाता है। तो बेटा सोशियोलॉजी में ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को देखा जाता है कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से किस तरह इफेक्टिव वे से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, एंड देन उन सब चीज़ों को हम सिस्टम में लाने की कोशिश करते हैं। एंड देन बेटा हमारे पास CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आ जाता है। तो बेटा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़े तो उसके लिए हमें कंप्यूटर साइंस की कम से कम बेसिक नॉलेज है वो हो, जिसकी बेस पर हम अपनी टर्मिनोलॉजी को और एप्लीकेशंस को चेंज कर सकें। एंड देन बेटा हमारे पास बिज़नेस आ जाता है। बिज़नेस में बेटा HCI का रोल है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आप अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आपकी जो मार्केटिंग है वो आप इफ़ेक्टिव वे से नहीं कर रहे।